आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो उसमें हम लोग पहले पढ़े थे हाइड्रोस्टैटिक्स था हमारा, और पिछले लेक्चर में हम लोग बर्नौली इक्वेशन हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़े। हाइड्रोस्टैटिक्स का एक जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसकी चर्चा तुमको एनसीईआरटी बुक में बॉक्स में दी हुई है, और एस शर्मा के बुक में इस पर बहुत से क्वेश्चंस है 9 से लेकर 27 जो है तुमको चैप्टर नंबर 13 में एस शर्मा की बुक में दिया हुआ है। तो जरा इसका कुछ एक आध एग्जाम्पल बताते हैं और इसका जो है प्रिंसिपल को भी जरा चर्चा कर लेते हैं। पढ़ा भी होगा बॉयंसी फोर्स के बारे में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है तुमको क्या चीज, जैसे देखो एक ये प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा, किसी बॉडी को अगर हम किसी फ्लूइड में डीप करें, फ्लूइड का मतलब लिक्विड या गैस, तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, ऐसा पढ़ा होगा, जो कि तुमको बॉयंसी फोर्स कहलाता है। तो ये फोर्स का एराइज, जैसे अब फंडामेंटल फोर्सेज भी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें तो कहीं ऐसा फोर्स कोई बॉयंसी फोर्स नाम का कोई फंडामेंटल फोर्स है तो बताया भी नहीं गया। तो ये कोई फंडामेंटल फोर्स है भी नहीं। ये देखो क्या है, जरा इसको जरा समझें। बॉयंसी फोर्स जो है तुमको, ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं। अभी मान लेते हैं ये जो यहाँ पर जो वाटर है, इतना बड़ा इस लेयर का जो वाटर है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। इसका ये जो यहाँ तक जितना वाटर है यहाँ पर है, ये वाटर पर ही हम लोग कंसिडर करते हैं वाटर को। तो अभी क्या लग रहा होगा, ये वाटर है तुमको, ये वाटर अभी रेस्ट में है, इतना बड़ा वाटर जो कि यहाँ जो वाटर देख रहे हैं, तो इस पर हर तरफ से प्रेशर लग रहा है। बाकी जो फ्लूइड है इस पर क्या लगा रहा है, इस पर प्रेशर लगा रहा है, और साथ साथ एक अर्थ अपना एक वेट लगा रहा है, वेट ऑफ दिस, वेट ऑफ द वाटर या फ्लूइड कह सकते हो, जो वाटर या फ्लूइड, ये वेट लग रहा हो। इस प्रकार से इक्विलिब्रियम में है ये। तो इसमें तो है प्रेशर का, अगर तुमको ये हो इस वाटर को यहां से कोई हटा दे, ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, इसका मतलब हुआ कि नेट फोर्स जो कि अनदर वाटर लगा रहा है, ये वाटर हाइड्रोस्टैटिक्स में है। ये तुमको क्या है, ये हाइड्रोस्टैटिक्स का तुम्हारा है, हाइड्रोस्टैटिक्स, जबकि ये कहते हैं हम लोग जो कि रेस्ट में रहे फ्लूइड, तो हाइड्रोस्टैटिक्स में है। तो ये जो वाटर तुमको रेस्ट में है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो वेट के बराबर का जो फोर्स है, इसके जो बाकी के वाटर इस पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू इट्स वेट। ये नहीं तो क्या होगा तुमको, ये तो मोशन में हो जाता, नीचे चलने लगता ना वेट के कारण, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। काहे नहीं जा रहा होगा, बिकॉज की जो बाकी जो वाटर है उसके द्वारा वाला फोर्स है वो अपवार्ड में किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड के इक्वल होगा। बाकी जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा होगा इस पर, उसके कारण जो फोर्स होगा वो इसके ठीक इक्वल एंड अपोजिट होगा। तभी यह वाटर क्या है, उतना जितना वाटर को हमने ब्लैकन किया वो वाटर ही है, वह कोई नया पार्टिकल मैंने नहीं दिया, वह उसी वाटर को मैंने दिखाया है। तो दिस वाटर इज एट रेस्ट, द फ्लूइड इज एट रेस्ट बिकॉज the force exerted by rest of fluid is equal to weight of the fluid in upward direction और यही फोर्स तुमको हम लोग कहते हैं बॉयंसी फोर्स है। ये जो फोर्स लगा रहा है वेट के अलावा, यही फोर्स क्या कहलाता है तुमको, बॉयंसी फोर्स ये कहलाता है। तो ये कहता, अब जैसे कि इस बात को यहां पर क्या समझ में आ गया होगा कि ये कोई नया फोर्स, बिल्कुल वही फोर्स जो प्रेशर का, यहां पर नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऐसा पढ़ा भी था। तो नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर का प्रेशर कम होगा, तो ऑटोमेटिक है ये प्रेशर ज्यादा हो गया होगा। ये कितना प्रेशर का डिफरेंस जो P2 माइनस P1 ये करते थे, वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर। तो वही फोर्स है ये, और जो कि क्या कर रहा है, इसको रेस्ट में रखे हुए है। और तो इसका मतलब बॉयंसी फोर्स उत्तर लग रहा है। अब जैसे कि एक कंडीशन हम लोग सोचें, जब इसको हटा करके कोई दूसरा मटेरियल आ गया, इस पार्ट पे कोई अनदर मटेरियल आ गया, तो ये जो वाटर है यहां पर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसमें ये जो तुमको है कोई अनदर ऑब्जेक्ट आ गया यहां पर, तो ये अनदर ऑब्जेक्ट है, इसका तो इसमें कितना होगा, इसका जो ये अनदर ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इधर लगेगा नीचे की ओर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट,
और ये जो वेट के कारण, और जो बाकी जो वाटर है इस पे, वो तो फोर्स किधर की ओर लगाएगा, बाकी का जो ये वेट ऑफ द फ्लूइड तो जो इसके कारण था, जिसके कारण बैलेंस में था। तो अब है ये वेट ऑफ द जो फ्लूइड है, दैट इज बॉयंसी फोर्स, किधर लग जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो कि किसके बराबर होगा, ये बॉयंसी फोर्स ऊपर लगेगा। बॉयंसी फोर्स इसमें किधर लग जाएगा, ये ऊपर की ओर। ये किसके इक्वल होगा, दैट्स इक्वल्स टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जिस वाटर को हटा करके आया उसका वेट नीचे काम कर रहा था, तब नहीं बैलेंस में आता था। अब वो तो नीचे की तरफ वेट लगना बंद हो गया, तो ये तुमको, लेकिन बॉयंसी फोर्स जो कि ये सब फ्लूइड लगा वो तो लगाएगा ही, तो इसका किधर कितना फोर्स लगना शुरू हो गया, ये ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगना शुरू हो गया, एक वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तुमको इस फोर्स से ज्यादा हो सकता है या क्या हो सकता है, ये कम हो सकता है, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अब जैसे कि ये बॉयंसी फोर्स तो जितना यहां लग रहा था वही फोर्स, अब ये वाटर हट गया तो ये mg तो इसका खत्म हो गया वेट, तो वेट खत्म हो गया। लेकिन ये जो बाकी जो प्रेशर लगाने वाले हैं वो तो अपनी जगह पर अभी भी क्या है ही, तो वो तो कितना फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर, कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉयंसी फोर्स के बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो यही फोर्स दैट इज बॉयंसी फोर्स हो गया। अब यहां पे दो सिचुएशन आता है, अगर ये तुमको जो है वेट इसका ज्यादा हुआ, इस बॉडी का वेट ज्यादा है, तो ये डिप करते चला जाएगा, ये डिप मतलब डूब जाएगा। अगर ये बॉयंसी फोर्स है, इसका फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया, वेट ज्यादा हो गया, वेट ऑफ बॉडी ग्रेटर देन क्या हो गया तुमको, बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सबमर्ज हो जाएगा, ये डूब जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, ये डूब जाएगा इसमें। और अगर तुमको ये अगर किसी ने डुबा दिया, ये तुमको बॉयंसी फोर्स ही ज्यादा हो गया, तो बॉयंसी फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये तुमको ऊपर की ओर धकेलेगा और कम कुछ पार्ट ये डूब के क्या करेगा, तब तैरेगा। अगर इक्वल है तो अभी इक्विलिब्रियम यहीं पर रह जाएगा ये। और अगर तुमको ये ज्यादा रहा तो क्या हो जाएगा तुमको, अगर तुमको वेट कम है और बॉयंसी फोर्स क्या होगा हमारा, बॉयंसी फोर्स अगर कोई जानबूझ के इसको धकेल दिया वेट ऑफ बॉडी से, तो पार्शली सबमर्ज होकर डूबेगा, पार्शली सबमर्ज्ड, मतलब थोड़ा सा कुछ पार्ट डूब के ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। पार्शली सबमर्ज होकर के उसमें क्या करेगा, ये फ्लोटिंग कहते हैं इसको, ये तुम क्या कहो तब तैरेगा, कुछ पार्ट उसका डूब के क्या हो जाएगा, उसमें तैरेगा वो। और ये कितना हुआ, अब जैसे कि बॉयंसी फोर्स का वैल्यू कितना हुआ, बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू कितना आया तुम्हारा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना वेट नीचे लग रहा था वही हुआ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, तो वेट का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास हो गया इंटू जी हो गया। ये वॉल्यूम किसका हो गया, ये वॉल्यूम हो गया जितना वॉल्यूम की तुमको मटेरियल जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस जितना हुआ, और ये कितना डिस्प्लेस होगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस सबमर्ज्ड, जितना सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा, सबमर्ज्ड रहेगा, सबमर्ज, ये उतना ही वॉल्यूम होगा। रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या हो गया, ये फ्लूइड, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया, जो फ्लूइड का जो डेंसिटी जिसमें कि ये तैर रहा है उसके इक्वल होगा ये। और mg तुम्हारा जैसे क्या होगा, अब इसका जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है उतना ही वॉल्यूम इसका ये लेना है इसमें, और उतना ही वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इसका डूबा हुआ रहेगा उतना ही वॉल्यूम वहां पर से फ्लूइड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ये पार्शली भी डूब सकता है, ये तुमको फुल्ली भी डूब सकता है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे सिचुएशन पर। ये तुमको जैसे कि बॉयंसी फोर्स, अब डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, अगर डेंसिटी किसी मटेरियल का ज्यादा है फ्लूइड तो ऑफ कोर्स वो डूब जाएगा। जिस सब्सटेंस को हम लोग डाले हैं उसका डेंसिटी अगर ज्यादा रहेगा तो वो उसमें क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। अब जैसे नाव वगैरह, लकड़ी वगैरह तो काफी देखते हो, लकड़ी का तुमको डेंसिटी तुमको कम होता है, वाटर का से तुमको 800 kg पर मीटर क्यूब इस रेंज में होता है तुमको, और वाटर का कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो लोहा वगैरह का डेंसिटी ज्यादा होता है, लेकिन उसको इस शेप में बनाया जाता है, उसको होलो बनाया जाता है, अंदर में खोखला रहता है। नाव वगैरह में जो बनाते हैं हम लोग, वो ऊपर में बीच में हर जगह मटेरियल नहीं होता। जैसे लोहा का तुमको जैसे रहेगा, तुमको कोई पूर्णतः बना हुआ मटेरियल रहेगा तो वो डूब जाएगा, लेकिन लोहा का बक्सा अगर डालेंगे तो बॉक्स में अंदर में क्या रहेगा, खाली रहता है। तो वो तुमको जो उसका जो वेट है, अगर उसका वेट जो है इतना कम रहेगा कि उसको क्या कर सकता है, वो उसके बॉयंसी फोर्स से क्या हो जाएगा, तुमको कम ही होगा। तो बॉयंसी फोर्स से कम होगा तो नहीं डूबेगा।
नहीं, बक्सा का मतलब क्या होगा तुमको, अंदर का जैसे कि उसका सारा मटेरियल नहीं भरा हुआ है, बक्सा का जैसे रहेगा ये बॉक्स है अगर आपका, तो बॉक्स को अगर पानी में डाल देंगे तो ये जो बॉक्स में सिर्फ मटेरियल तो यहीं पर है ना आपका, तो लोहा हालांकि भारी है लेकिन आपका वॉल्यूम तो सिर्फ मटेरियल का वॉल्यूम कम है ना आपका, पानी ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होगा, पानी जितना डिस्प्लेस हुआ। लेकिन जब इसका मास निकालने का बात आएगा, जैसा कि एक क्वेश्चन भी तुमको दिया हुआ है सिर्फ बुक में, तो जब मास इसका निकालेंगे तो इसका सिर्फ एरिया मास निकालेंगे कहां पर का, ये जो थिकनेस इंटू एरिया से मल्टीप्लाई होगा, इतना वॉल्यूम होगा मात्र, ये पूरा वॉल्यूम नहीं होगा। इसलिए क्या होगा तुमको, ये मतलब कि डेंसिटी ज्यादा होता हुए भी वह उस पर फ्लोट करेगा। तो अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है तुमको, जो मटेरियल का तुमको जैसे डेंसिटी ज्यादा भी है तो उसको इस शेप में अगर बना देते हैं उस तरह का, तो वो तैर भी सकता है। आइस का डेंसिटी कम होता है, 900 kg पर मीटर क्यूब होता है, और तुमको वाटर का 1000 होता है, तो आइस उस पर फ्लोट करेगा। आइस का डेंसिटी कम होता है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, कम होगा। आइस का डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब होता है, इसलिए आइस क्या करता है, उस पर फ्लोट करेगा। अब जैसे आइस को जैसे कि उसमें है, आइस में कोई चीज को अगर कोई मटेरियल को उसमें बांध देंगे ऊपर, तब वो क्या हो सकता है, उसमें पूरा फ्लोट डूब के तैरेगा। ऐसा बहुत से क्वेश्चंस वगैरह तुम्हारे दिए हुए हैं। एक हम बताते हैं, SC वर्मा बुक का तुम्हारा है चैप्टर 13 का, देख लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उसमें दिया हुआ है तुमको एक ऑर्नामेंट का वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऑर्नामेंट का वेट, 36 ग्राम। मास ऑफ एक ऑर्नामेंट है इन एयर इक्वल टू 36 ग्राम, और ये वाटर में है इसका, मतलब ये ग्राम हो गया, ये तो मतलब ये ग्राम कह सकते हैं, 36 ग्राम कह रहे हैं इसको। चलिए ये मास दिए 36 ग्राम हो गया। मास ऑफ या वेट ऑफ मास ऑफ ऑर्नामेंट इन वाटर इज इक्वल टू 34 ग्राम है ये। तो 34 ग्राम क्यों आ रहा होगा वेट इसका, क्योंकि बॉयंसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और बॉयंसी फोर्स कितना लग रहा है इसका, मतलब ये तुमको इसका मतलब कि इसके मास को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। इसका एबीडी हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। और इसमें तुमको ये जो तुमको है ऑर्नामेंट्स है, इसमें कुछ कॉपर है और कुछ गोल्ड है, तो दोनों का वॉल्यूम निकालना है हमें। तो जैसे कि इसका अगर ये ऑर्नामेंट को, जैसे कि इसका ऑर्नामेंट अगर इसमें हुआ, इसको जब हम लोग इसमें डिप कर दिए, इसमें वाटर में जब दिए, तो वाटर में इसका जब तौला गया, ऊपर से अपना तराजू लगा हुआ होगा, तो 36 ग्राम है तुमको, 36 जी, अगर ऐसा CGS यूनिट में ही काम करें 36 जी, इधर 34 इधर के तरफ क्या लग रहा है तुमको, इधर बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, बॉयंसी फोर्स। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको, इन एयर 36 जी माइनस बी, बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू 34 जी कह सकते हैं, ग्राम में ही काम कर रहे हैं, CGS यूनिट में ही काम करते हैं। और बॉयंसी फोर्स कितना हो जाएगा, हमको अभी बता रहे थे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, दैट्स इक्वल टू ये क्या होगा तुमको, भी ये रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर में डिप किए हैं, और भी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट, ये पूरा डिप है ऑर्नामेंट, टोटल ऑर्नामेंट ही डिप है पानी में भी, ऐसा सिचुएशन है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट और डिप जो होगा दोनों क्या है, सेम है। तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट है और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस दोनों सेम होगा। तो भी रो जी जो तुम्हारा आ गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल टू 2g आ गया, 36 जी माइनस 34 जी। तो वॉल्यूम भी रो इक्वल्स टू 2, ये CGS यूनिट की बात हो रही है। और रो जहां तक होता है तुमको भी इंटू ये होता है 1 ग्राम पर सीसी। अगर CGS यूनिट की बात करें तो वाटर का डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 2, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 cc आ गया तुमको, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 cc आ गया। ये टोटल वॉल्यूम जो डिप्ट आ गया वो कितना आ गया हमारा, 2 cc। तुम जो वॉल्यूम डिप्ट है ऑर्नामेंट का, या ऑर्नामेंट का वॉल्यूम आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब दिया हुआ है तुमको कि डेंसिटी किसका दिया हुआ है हमें, डेंसिटी दिया हुआ है गोल्ड का और सिल्वर का। तो कितना मास है तुमको, क्या क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, अमाउंट ऑफ,
अमाउंट ऑफ कॉपर एंड गोल्ड। अब देखिए इसका वॉल्यूम, हमारा टोटल वॉल्यूम ऑर्नामेंट का आ गया हमको। अब इसका निकाल देते हैं, मास कितना हो गया इसका। तो वॉल्यूम हमको पता चल गया 2 cc है, सेंटीमीटर क्यूब में। और इसमें सीजीएस यूनिट भी बहुत जगह पे लाभदायक होता है इसमें, जबकि हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में काम करते हैं तो ग्राम वगैरह में दिया हुआ सीजीएस यूनिट में, जैसे कभी देख रहे हो तुम्हारा जीजी कैंसिल हो गया और सीसी में हमारा आंसर आ गया 1 ग्राम पर सीसी दिए। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ये दोनों का वॉल्यूम के जोड़ से बराबर है, और ये 2 cc है। तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड मानते, अमाउंट ऑफ गोल्ड अगर x ग्राम आपने माना और इसका डेंसिटी दिया हुआ x का कितना, गोल्ड का डेंसिटी, हाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही चीज बोलो, तो वही हो गया। तो ग्राम पर सीसी में ये हो गया 1 ग्राम पर सीसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वही बन जाएगा सेम चीज 36 माइनस x ग्राम ये हो गया, बाय कितना हो गया कॉपर का 8.9। मतलब देखो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हारा 1 ग्राम पर सीसी, इधर जाकर क्या हो गया तुम्हारा 19.3 था, 19.3 ग्राम पर सीसी सेम हो गया। अगर सीजीएस यूनिट में काम करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर ही हो गया और यूनिट उसमें क्या लग जाएगा ग्राम पर सीसी, इसलिए वो इक्वल हो गया। तो अब जाहिर है कि इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। और क्या ये तुम्हारा क्या हो गया, x बाय कितना हो गया 19.3 प्लस 36 माइनस x बाय 8.3। तो ये गोल्ड का मास कितना दिया हुआ आंसर देखिए, मास ऑफ गोल्ड, अमाउंट ऑफ गोल्ड कितना है, क्या है आंसर नहीं मिला, अमाउंट ऑफ कॉपर। तो चलो तो ऐसा कर देते हैं, इसको कर दो 36 माइनस एक्स, इसको करते हैं 36 माइनस एक्स करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं आप x कर दिया, तो आपका अमाउंट ऑफ क्या निकल जाएगा, इससे कॉपर ही आ जाएगा। तो x बाय कितना हो गया प्लस x बाय 8.9, कितना x का वैल्यू, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल 2.25 ग्राम, 2.2 ग्राम। तो जो भी है इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो इस ढंग से क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था जो कि इसमें बन गया तुम्हारा। तो इसमें ध्यान यही रखना पड़ता है, एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा बॉयंसी फोर्स, जो कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के इक्वल होगा। तो और भी क्वेश्चंस बनाओगे जहां तक तुमको किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो राष्ट्रीय ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके हमसे संपर्क करके कभी भी 1-to-1 बेसिस पर भी टाइम लेके तुम हमसे क्लास कर ले सकते हो। जो भी दिक्कत है किसी भी टॉपिक में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो या किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रहा है, कभी भी हमसे संपर्क किया जा सकता है। तो ये तुमको था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में से सिलेबस में तो प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन इसके एसए बुक में 9 से लेकर 26 तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तुम प्रैक्टिस करोगे तो हाइड्रोस्टैटिक्स में तुमको ये पार्ट था। और पिछले लेक्चर में हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स भी पढ़े थे, जिसमें बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन सबों के बारे में पढ़ाई हुई। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में जैसे चर्चा भी हुई थी कि बर्नौली इक्वेशन में कि नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए। नॉन विस्कस फ्लूइड का मतलब उसके बीच में रेसिस्टेंस फोर्स नहीं होना चाहिए लेयर्स के बीच में। तो उसके बाद जैसे विस्कस फोर्स क्या होता है, उसके कितने फोर्स लगते हैं, इन सबों की चर्चा इस लेक्चर में हम लोग करेंगे अभी। तो विस्कोसिटी है तुमको द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रेसिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। तो लिख लेते हैं इसका, विस्कोसिटी को हम लोग पढ़ते हैं जो कि रेसिस्टिव फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स की तरह ये है फ्लूइड में ये फ्रिक्शनल फोर्स की तरह है ये। विस्कोसिटी the property of fluid due to which it resists the relative motion
between different layers of fluid is called viscosity, and the force and the resistance force is called viscous force, ये रेजिस्टेंस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, विस्कस फोर्स कहेंगे। तो जो विस्कस फोर्स होता है तुमको, ये तुमको जैसे कि मान लेते हैं कि एक फ्लूइड तुमको दिया हुआ यहाँ पर, ये फ्लो कर रहा है फ्लूइड, अगर फ्लूइड तुम्हारा है जो कि फ्लो कर रहा है, अगर तो ये ऊपर का लेयर जैसे तुमको है, ये मानते हैं कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ ऊपर के लेयर में, तो जाहिर है कि ये ऊपर का लेयर फ्लो करेगा और नीचे का लेयर रेस्ट में रहता है। तो हर लेयर ये जैसे ये जो ऊपर का लेयर में अगर कोई मूवमेंट हुआ, कोई नाव चल रहा है या कुछ भी, तो ये तुमको जब ऊपर का लेयर में डिस्टर्बेंस होगा तो उसके नीचे का लेयर ये क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, लेकिन ये भी आगे बढ़ेगा, फिर ये उससे कम स्पीड होगा, इसका कम स्पीड, इस तरह से लेयर में के बीच में क्या हो जाएगा, एक रिलेटिव मोशन, और नीचे का जो लेयर है सबसे क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो हर लेयर का जो है यहाँ पर ये लेयर जैसे कि ऊपर का लेयर है, ये अपने बाकी वाले लेयर को, जैसे ऊपर में अगर डिस्टर्बेंस हुआ है तो ऊपर का लेयर का स्पीड ज्यादा है, तो नीचे का लेयर उसको क्या कर रहा है, रोकने का कोशिश करेगा, और ये जो तुमको रोकने का जो कोशिश करेगा दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी कहलाएगा ये। और अगर तुमको एक, अगर हम लोग डेप्थ ले लें, जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी अगर v प्लस डी भी होगा थोड़ा सा, और यहाँ का वेलोसिटी हो गया v, और यहाँ पर जो तुमको इस बीच में जो लेयर के बीच में जो तुम्हारा ये डिफरेंस आ गया तुम्हारा, ये मान लेते हैं DH हो गया, लेयर के बीच में डिफरेंस हो गया, तो ये जो तुम्हारा होता है जो वेलोसिटी का डिफरेंस होता है इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट तुम्हारा हो गया, दैट इज इक्वल टू माइनस dv बाय dh या dx, जो कि हाइट के अनुसार से जितना हो गया, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डेप्थ, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डेप्थ, पर यूनिट लेंथ के आधार पर इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। जब से वेलोसिटी ऊपर का ज्यादा है, उससे नीचे कम, उससे कम, इस ढंग से वेलोसिटी क्या हो रहा है तुमको, घटते जाएगा। तो विस्कस फोर्स जो होता है तुमको, ये तुमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और साथ ही साथ ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं द विस्कस फोर्स is proportional to area and velocity gradient। वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, जितना अधिक वेलोसिटी का ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा। तो विस्कस फोर्स F प्रोपोर्शनल टू A, एंड ये तुमको प्रोपोर्शनल होता है माइनस dv बाय dx या dh, जो भी लिखना चाहो, यहाँ पे dv बाय dx भी लिख सकते हो, चाहे तुम्हारे बुक में शायद dx ही दिया है तो तुम इसको जो है dx कर सकते हो। इस हाइट को ये v प्लस dv हो गया, और ये तुम्हारा v हो गया, इस हाइट को क्या कर दो, dx कर दो, तो यहाँ भी dx कर दो, तो ये हो गया dv बाय dx हो गया। वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या सिंबल लिख सकते हैं हम लोग, dv बाय dx, तो dx कर दो इसको, dv बाय dx सिंबल हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस dv बाय dx हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया f इज प्रोपोर्शनल हो गया a इंटू माइनस dv बाय dx या dh, जैसा भी सिंबल यूज करना चाहो। तो ये जो तुम्हारा था हर एक का तुमको जो होता है, ये माइनस लगाया गया, क्योंकि इसको पॉजिटिव करना है, माइनस ये तुमको एटा a dv बाय dx। ये एटा एक हम लोग कांस्टेंट लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एटा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जैसे जैसे तुमको ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तुमको टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, अदरवाइज ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर तुमको बढ़ाएंगे तो ये क्या होता जाएगा, तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर पड़ेगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, या अदरवाइज ये कांस्टेंट रहेगा। एटा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कांस्टेंट
इज या एटा, बस बाद में इसकी चर्चा करेंगे। एटा का तुमको जो एटा एक टेम्परेचर पे क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो ये तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तुमको कहलाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जहां तक वैल्यू हो गया तुमको इसका यूनिट जहां तक है, यूनिट भी निकाल लेते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो इसका एसआई यूनिट जो तुम्हारा होगा उसको पॉइज कहा जाता है, POISE। हम लोग पहले डायमेंशन इसका निकाल लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। F इक्वल्स टू एटा A dV/dx। इससे हम लोग का F इक्वल्स टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो इसका निकालते हैं। जैसे कि फार्मूला था तुम्हारा F इक्वल्स टू माइनस एटा A dV/dx। तो ये तुम्हारा हो गया एटा का एटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुमको, माइनस F/A dV/dx। चलिए, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है हमको। तो F का फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, mLT-2। एरिया का क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर, और dV मतलब कि ये हो गया वेलोसिटी का चेंज, LT-1 ये लेंथ हो गया। तो T-1 हो गया इसका डायमेंशन, और तो ये हो गया T-1। तो ml में हो गया 1 - 2 दैट इज -1, ml-1, और t पर है -2 और यहाँ पे -1 जाएगा तो T-1। तो ये भी हो गया ml-1 और T-1। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला इसका, ml-1 T-1 आ गया इसका। और जहाँ तक कि इसका SI यूनिट को हम लोग कहते हैं पॉइज कहते हैं। SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, NCERT बुक में लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड, ऐसे तो जहां तक है kg/m/s लिख सकते हैं, ml-1 kg/m/s। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइज के नाम से जानते हैं, इसको पॉइज भी कहा जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया पॉइज, इसको लिखा जाता है। ये हो गया यूनिट तुम्हारा हो गया। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो तुम्हारा होता है टेम्परेचर के साथ क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। टेम्परेचर के साथ ये तुमको इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगा तो जाहिर है कि इसमें कमी आएगी। और अगला है तुमको जैसे कि एक स्टोक्स फार्मूला हम लोग कहते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, इस फार्मूला पर बेस्ड है। तो 13 पॉइंट कितना है क्वेश्चन नंबर 11 पॉइंट ना, चैप्टर नंबर 10 पॉइंट। अच्छा, NCERT एग्जाम्पल 10.9। इसमें एक तुमको ब्लॉक है, इसको क्या किया गया है, एक लिक्विड का कुछ लेयर दिया है, कुछ मोटाई दिया हुआ है उस पर ही चल रहा है, कितना है, और इस पर ये है एक ब्लॉक को यहाँ पर मूव कराया जा रहा है, और इसको एक पुली से जोड़ के और यहाँ पर 1.5 kg का एक ब्लॉक लगाया है। कितना, 1.5 kg, 0.01 इसका, हाँ नीचे वाला का 0. kg। और इस ब्लॉक का क्या क्या दिया हुआ है, इस ब्लॉक का दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है सर, हाँ अच्छा, तो एरिया होगा। जैसे देखो यहाँ क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर देखो ये जो फ्लूइड के ऊपर चल रहा है, तो फ्लूइड में यहाँ तो तुमको अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर तुमको ये फोर्स लग रहा है नीचे, तो फोर्स लग रहा है तो ये एस्लेशन होना चाहिए इसको, जैसे फोर्स से खींचेगा तो क्या होगा, इसको एस्लेशन होगा। लेकिन ये फ्लूइड के कारण क्या लग रहा होगा, यहाँ पे एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा, और ये विस्कस फोर्स ही इसको क्या किया होगा, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी देता है। यहाँ पे क्या लग रहा है, एक विस्कस फोर्स लग रहा है। तो ये जो तुमको जितना टेंशन जो डेवलप किया है, कांस्टेंट वेलोसिटी सारा सिस्टम चल रहा है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी सारा सिस्टम चला तो टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, विस्कस फोर्स, और टेंशन इज इक्वल टू फिर क्या होगा, 0.01 g। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 0.01 g। चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एस्लेशन नहीं है, इसको चल रहा है बट एस्लेशन नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स
जीरो हुआ। और इसी के बाद यहाँ पे विस्कस फोर्स फिर किसके बराबर हो गया, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, इसके दूसरा ब्लॉक का जब ऊपर वाला ब्लॉक करेंगे विस्कस फोर्स इज इक्वल टू टेंशन। तो इस प्रकार से विस्कस फोर्स जो है तुम्हारा है एटा ए क्या होता है तुमको डीवी बाय डीएफ, जो पीछे की ओर लग रहा है इसलिए इसको हम लोग माइनस लिखे थे, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ये 0 पॉइंट, टेंशन का वैल्यू उसी के बराबर होगा 0.01 जी ना। इसमें क्या निकालने के लिए दिया गया है, एटा का वैल्यू, एटा का वैल्यू ना। तो एटा इज इक्वल टू एटा इंटू क्या होगा, एरिया बोलो कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी कितना कितना है ब्लॉक का 0.085 मीटर पर सेकेंड, और थिकनेस ऑफ द उसका दिया हुआ है 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट्स इक्वल टू क्या होगा 0.01 जी। तो इससे एटा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा आ गया। मतलब ये देखो ये जो थिकनेस है यही तुम्हारा होगा, ये जहां से जो कि ये जो थिकनेस हम लोग लेते हैं ये थिकनेस ही जो कि जिस पर चल रहा है ये लिक्विड है ना इसके नीचे, तो ये उसके नीचे का पानी की अगर स्पीड क्या होगा 0 होगा, और ऊपर वाला जितना स्पीड से ही चलेगा उतना ही स्पीड चला। तो ये जो फ्लूइड होगा तुम्हारा कितना होगा स्पीड का, जो कि v माइनस 0 बटे ये डेप्थ, जो कितना कि 3 mm क्या है उसका डेप्थ है, समझ में आ गया होगा सर। ये तुम्हारा क्या होगा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे ना हम लोग, वेलोसिटी ऊपर वाला का जो फ्लूइड होगा उसका स्पीड ब्लॉक के स्पीड के क्या होगा इक्वल होगा, और नीचे वाला क्या होगा टेबल के साथ जो संपर्क में है वो रेस्ट में होगा। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, v माइनस 0 बाय डेप्थ जितना है 3 mm का। तो इसलिए इससे क्या निकल गया हमारा एटा, कितना आंसर है 3.45 हाँ पास्कल सेकेंड, या पॉइज भी लिख सकते हैं, एसआई यूनिट में इसको पॉइज लिख सकते हैं। तो पास्कल सेकेंड भी हो जाएगा इसका। तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू, तो ये तुम्हारा था 13.1 10.9 था सॉरी। और अब है तुमको स्टोक्स फार्मूला देखते हैं हम लोग। स्टोक्स फार्मूला है जब किसी बॉडी को, किसी स्फेरिकल बॉडी को किसी विस्कस फ्लूइड में अगर हम लोग जब गिराते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, विस्कस फोर्स एक्ट करेगा, जो कि उसके जो है तुमको रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, जो फ्लूइड होगा उसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। स्टोक्स फार्मूला when a spherical object fall in या move in viscous fluid, the viscous force exerted by the fluid F equals to 6 pi eta VR। इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है। F is equal to 6 pi eta VR in opposite direction to the velocity of ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगा। और F का वैल्यू कितना हो गया 6 पाई एटा VR। इसमें जो सिंबल जहां तक है 6 पाई तो हो ही गया, एटा क्या है तुमको जिस फ्लूइड में गिर रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ये जिस फ्लूइड में तुमको, जैसे कि यहाँ पर अगर फिगर बना दें समझने के लिए, एक मान लेते हैं कि ये R रेडियस का ये एक फ्लूइड है तुमको, जिसमें कि एक फ्लूइड है तुमको, इसमें एक बॉल है जिसका कि तुमको मान लेते हैं रेडियस क्या है यहाँ पर R है, रेडियस इज इक्वल टू R। ये गिर रहा है, ये वेलोसिटी कितना से गिर रहा है, ये v वेलोसिटी से, इसका वेलोसिटी हो गया v वेलोसिटी है ये। और इसका जो है तुमको ये जो फ्लूइड है इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा तुमको एटा, इस एटा, तो एटा होगा तुमको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिस फ्लूइड में ये फॉल कर रहा है, और तुमको v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी गिर रहा है उसका वेलोसिटी,
आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, ये स्फेरिकल बॉडी होना चाहिए, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, ये स्फेरिकल बॉडी का रेडियस हो, तो ये तुमको F इज इक्वल टू 6 पाई एटा वी आर। डायमेंशन फार्मूला से हम लोग इसको भले रिलेशनशिप को ला सकते हैं, लेकिन 6 पाई उसमें भी नहीं आ पाएगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर में तुमको इस ढंग का क्वेश्चन बनाया भी होगा। F प्रोपोर्शनल टू किस ढंग से डायमेंशन के आधार पर निकालने के लिए कोशिश करोगे, तो फिर से अगर रिमाइंड कराएं जो फर्स्ट चैप्टर में F प्रोपोर्शनल क्या करता है, एटा टू द पावर ए, वी टू द पावर बी और आर टू द पावर सी, और इसका क्या करेंगे तो F बराबर के एटा टू द पावर ए, वी पे पावर बी, आर टू द पावर सी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लेंगे तो ml t माइनस 2 ले लेंगे, के डायमेंशन लेस हो गया ml माइनस 1, t माइनस 1 हो गया कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी, इस पर पावर a हो गया, तो एटा v का हो गया एल टी माइनस 1 टू द पावर b और l टू द पावर c। तो इसमें सबका a b c को 3 इक्वेशन बनाएंगे, तो मतलब कि m का कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, फिर l का, फिर t का, और इस प्रकार से a बराबर b बराबर c बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 1 आ जाएगा सबको, इसको सॉल्व करके इस ढंग से। लेकिन इसमें जो k का वैल्यू है वो 6 पाई होगा, तो ऐसा क्वेश्चन तुम बनाया भी होगा, जाहिर है कि फर्स्ट चैप्टर वगैरह में तुम्हारा ऐसी बर्मा में हो या एनसीईआरटी में डायमेंशन का फिर से प्रैक्टिस कर भी सकते हो। तो ये तुम्हारा इस ढंग से डायमेंशनली हम लोग इसको स्टोक्स फार्मूला को निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू 6 पाई एटा वी आर, लेकिन इसका डेरिवेशन हमारे बुक में किया हुआ है, तो f इक्वल टू 6 पाई एटा वी आर, ये याद रखेगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और है जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है जरा इसको देखें। जब कोई फ्लो, जो कि एक, जब कोई फ्लूइड को में तुमको किसी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को अगर फॉल कराया जाएगा तो उसका एक मैक्सिमम जो स्पीड हो सकता है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे कि टर्मिनल वेलोसिटी, इस बात को देखें, इस कंसेप्ट को समझें। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, एक हम लोग फिगर देखे, एक बॉल को ये ड्रॉप किया गया इसमें एक फ्लूइड में, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो, अगर बहुत दूर से डेप्थ किया, अगर इस बॉल को इसमें फ्लो कराया जाएगा इसमें, तो धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्टिंग में देखें तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी कम होगा अगर, तो इसमें बुयांसी फोर्स कम लग रहा होगा। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इसमें वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी यहां लग रहा होगा, दूसरा लग रहा होगा इसमें बुयांसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, बुयांसी फोर्स भी लग रहा होगा यहां पर। और ये तुमको अगर ये बॉडी नीचे गिर रहा है, ये नीचे गिर रहा है कुछ अगर नीचे की ओर, तो जाहिर है कि एक विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगा, एक विस्कस फोर्स लगेगा, जो स्टोक्स फोर्स होगा वह भी ऊपर की ओर एक्ट करेगा। और शुरुआत में अगर मान लेते हैं वेट ऑफ बॉडी ज्यादा है, जो कि कॉमनली ज्यादा होगा, ऐसा माना जाए, अगर वेट कोई सॉलिड वगैरह है या जो भी है, तो ये वेट ज्यादा होगा तो ये बुयांसी फोर्स कम पड़ रहा होगा, ऐसा मान सकते हैं हम। तो जब बुयांसी फोर्स कम पड़ रहा होगा तो ऐसा होगा कि इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा ये स्टोक्स फोर्स 6 पाई एटा वी आर जो विस्कस फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहां पर कि ये दोनों का सम इसको इसका बराबर कर ही लेगा कहीं ना कहीं। फिर से इस बात को सिचुएशन को समझिए। पहले ये सामान्यतः ये माना जा सकता है कि ये जो बुयांसी फोर्स कम होगा अगर, और तो वेट ज्यादा होगा, तो ये बॉडी क्या होगा, नीचे की ओर एस्लेट होगा, एस्लेट होगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसके साथ ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी के साथ क्या होते चल जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर ये बहुत ज्यादा तुमको ये डेप्थ है तो ये कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन जरूर आ जाएगा इसको पूरे मोशन में, जहां पर कि वेट ऑफ बुयांसी, मतलब बुयांसी फोर्स प्लस बुयांसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी के बराबर होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा इसका, इस सिचुएशन में इसका अब जो है तुमको नेट फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया तो अब इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, दिस वेलोसिटी इज द टर्मिनल वेलोसिटी, इससे अधिक वेलोसिटी इसका इस फ्लूइड में नहीं हो सकता। या उस बॉडी को आप उसी समय वेलोसिटी उतना दे दीजिए टर्मिनल वेलोसिटी बराबर, तो बिल्कुल ये एस्लेट ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आप लगातार ही, मतलब एक बार में ही कोई उस वेलोसिटी को दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा उसको। और अगर एक दूसरा सिचुएशन, कोई ये कहता है टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी इसको किसी ने दे दिया नीचे, तो ऑफ कोर्स ये तुमको जो है टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये तुमको टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो ये तुमको विस्कस फोर्स तो ऑटोमेटिक यही फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारा ऊपर की वही फोर्स क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे इसको रिटार्ड करके फिर टर्मिनल वेलोसिटी पर ले आएगा वो। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी कम है तो वो धीरे धीरे बढ़ के फिर टर्मिनल वेलोसिटी तक जाएगा, अगर टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है तो ये फोर्स क्या कर देगा उसको, फिर उसको रिटार्ड कर, चूंकि ऊपर वाला का सम ज्यादा आ जाएगा ना,
6 पाई एटा वी आर भी से ज्यादा आ गया, उसे टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक ई टर्म क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो ऊपर की ओर एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन किधर लगने लगेगा हमारा, ऊपर की ओर लगेगा। और इफेक्टिव एक्सेलरेशन जब ऊपर की ओर लगेगा तो वो तुमको क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसको रोक देगा। तो इसका मतलब कि टर्मिनल वेलोसिटी तुमको कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकता, टर्मिनल वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। अब अगर वेट ऑफ बॉडी अगर तुमको इसका लिखे, ये अगर तुमको वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका डेंसिटी मान लेते हैं, अगर तुमको इसका सिग्मा मान लेते हैं बॉडी का जी, दैट इक्वल क्या होगा, बॉयंसी फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, ये तुमको रो हो गया, और प्लस 6 पाई एटा वी आर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा, ये सिग्मा होगा तुमको डेंसिटी ऑफ बॉडी हो गया, सिग्मा इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो गया तुम्हारा, और आर इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या होगा तुमको, रेडियस ऑफ बॉल जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये तो तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, अब ये तुम्हारा आ जाएगा इसमें, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या होगा तुम्हारा, ये सिग्मा माइनस रो इंटू जी इक्वल्स टू 6 पाई एटा वी आर कट जाएगा, तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4/3 है तो 2/9 आ जाएगा तुम्हारा ये। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा 2/9 एटा, 2/9 एटा एक आर स्क्वायर बच जाएगा यहां पर, और सिग्मा माइनस रो इंटू एक जी भी बच जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा। यही इसको क्या कहते हैं हम लोग, इट इज टर्मिनल वेलोसिटी, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं होगा कभी भी टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे तुमको एक तुम्हारा जैसे वाट जो कि आइस आई मीन कि हम लोग का जो फॉल रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल भी तुमको जो है, रेन जो है तुमको वाटर ड्रॉप जो है तुमको एयर में बहुत दूर तक ये क्या होते रहता है, ये यहां पर जैसे है ये एयर में बहुत दूर तक, एयर इज ऑल्सो फ्लूइड, एयर यहां पर है तो एयर में ये पहले स्टार्टिंग में इसका क्या है, ये ज्यादा डेंसिटी है एयर से, इसका डेंसिटी वाटर का क्या है हमारा ज्यादा है। तो ये फ्लूइड में जब आते जाएगा तो धीरे धीरे जो ये बॉयंसी फोर्स में जो लगेगा एयर के कारण, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट से गिरेगा, तो यह जमीन पर आते आते ये किस टर्मिनल वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता है ये, और इसलिए वह कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता हुआ नजर आता है। तो उसमें इसलिए जैसे जी का जो इफेक्ट है उसमें जी को 0 लगेगा तुम्हें, मतलब वाटर जो होता है तुमको वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करता हुआ क्या होगा, तुम्हें फॉल करता हुआ दिखता है। कभी भी एक्सपेरिमेंट भी करके देखोगे तो वो तुमको बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी नजर आएगा, उसमें जी का इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वह कौन सा वेलोसिटी प्राप्त कर चुका है, वह टर्मिनल वेलोसिटी वह पहले से प्राप्त कर चुका होगा, और चूंकि ये बहुत ऊंचाई से गिर रहा है इसलिए वो टर्मिनल वेलोसिटी तब तक में विस्कस फोर्स कारण, विस्कस फोर्स प्रोवाइडेड बाय द एयर इज ए फ्लूइड। और यहां पर जैसे कि जो वाटर हो गया यहां पर वेट ऑफ द बॉडी की तरह ट्रीट किया वाटर ड्रॉप, और तुमको एयर अपना क्या लगाया उसमें बॉयंसी फोर्स लगाएगा, और एयर क्या लगाएगा उस पर विस्कस फोर्स लगाएगा, और इस प्रकार से एक टर्मिनल वेलोसिटी वाटर ड्रॉप अचीव क्या कर लेता है। तो ये क्या होगा तुम्हारा जो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ गया तुमको 2/9 तुम्हारा एटा नीचे है, आर स्क्वायर और जी ऊपर हो गया, और डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को माइनस कर दीजिए, यही मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी होगा। क्या है क्वेश्चन बताओ, 10.10 क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा रुको लिखते हैं, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है तुम्हारा 10.10, तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है तो फॉर्मूला लिख देते हैं, 2/9 एटा यहां पर रहेगा आर स्क्वायर इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो। चलिए तो बताइए, तो 2/9 एटा किसका दिया, कॉपर बॉल है तो कॉपर का क्या दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ है, और कौन सी में गिर रहा है, वाटर में, कौन सी में, वाइल, कौन सा वाइल है, उसका डेंसिटी भी दिया हुआ ना, क्वेश्चन विस्कोसिटी वाइल का कितना बोलो, डेंसिटी का जरूरत नहीं, क्वेश्चन विस्कोसिटी पहले बोलो। हाँ क्या निकाला, एटा निकालना ही है, और टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ होगा, अच्छा तो एटा निकालना, रेडियस कितना है,
तो 2 इंटू 10⁻² का -3 का होल स्क्वायर हो गया, इंटू जी का वैल्यू कितना हो गया 9.8 ले लीजिए। चलो बोलो कथी का डेंसिटी बोलो, जो ब्लॉक है बॉल का, मतलब कि कॉपर का बॉल का, कॉपर का डेंसिटी 8.9 और माइनस जो वाइल है उसका डेंसिटी बोलिए 1.5 इंटू 10⁻3, ये हो गया तुम्हारा। और टर्मिनल वेलोसिटी बोलो 6.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ईटा इससे क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा कितना आ गया ईटा का वैल्यू आंसर 9.9 मतलब ऐसा यूनिट पॉइस, ये तुमको केजी पर मीटर पर सेकेंड, केजी वही हो गया, मतलब तुम्हारा ऐसा यूनिट है ml -1 t -1, तो केजी मीटर -1 सेकेंड -1 या पास्कल सेकेंड, ये तुम्हारा हो गया। इसके वेलोसिटी आ गया। तो फार्मूला तुम जैसे फार्मूला याद नहीं भी है तो डायरेक्ट उसका जो फार्मूला में काफी डेरिवेशन आसान है, एक लाइन का है। वेट क्या होगा तुमको, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना वेट किसी का, दैट इज बॉयंसी फोर्स प्लस 6/8 VR। तो फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो उसको डिराइव करना बहुत क्या है, आसान है, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। एक टॉपिक और दिया हुआ जिसको हम लोग कहते हैं रेनॉल्ड नंबर है। ये जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, एक तुमको लेमिनार फ्लो जो कि स्टेडी फ्लो है, और वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो किसी पाइप के लिए जनरली अगर तुमको वेलोसिटी 1000 के आसपास तक है, किसी पाइप में अगर फ्लो हो रहा है तो एक रेनॉल्ड नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं। रेनॉल्ड नंबर ये बताता है तुमको कि कोई फ्लो, रेनॉल्ड नंबर ये पहले डिफाइन, ये क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर RN कह सकते हैं, इसका RN ही सिंबल दिया ना बुक में, रो VD/eta, ये रेनॉल्ड नंबर है तुमको RE। चलिए तो ये सिंबल हो गया RE, रो VD/eta होता है रेनॉल्ड नंबर। तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है तुमको फ्लूइड उसका डेंसिटी रो हो गया, भी हो गया इसका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पाइप, जिस पाइप में ये फ्लो हो रहा है, डायमीटर ऑफ पाइप इन विच फ्लूइड इज फ्लोइंग, जिस डायमीटर में पाइप में क्या हो रहा है, ये फ्लो कर रहा है। और एटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो अगर रेनॉल्ड नंबर तुमको आ गया, अगर रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 1000 आ गया, लगभग यही तुमको एक डाटा है, ये तुमको अलग अलग बुक में अलग अलग वेरी करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये तुमको टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। और लगभग 800 या इससे कम है, तो ऐसे तुम्हारे बुक में से 2000 लिखा हुआ है शायद, तो 2000 में के आसपास में लिख दिया है, तुम्हारे जो अलग अलग बुक में अलग अलग है, 1000 के रेंज में रखिए। तो 1000 से अगर लेस है तो इसको हम लोग स्टीडी या लेमिनार फ्लो कहते हैं, स्टीडी और लेमिनार फ्लो। तो इससे रेनॉल्ड नंबर से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फ्लो स्टीडी है या टर्बुलेंट है। स्टीडी फ्लो में जैसे क्या होता है, A1 V1 और A2 V2 लागू होगा, उसमें बर्नौली इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो वो जो है अप्लाई होने के लिए जरूरी होता है कि वो स्टेडी फ्लो आपका डिसाइड होना चाहिए। तो रेट ऑफ फ्लो किसी भी चीज का होता है, रेट ऑफ फ्लो जो होता है, रेट ऑफ फ्लो एक वर्ड आता है अक्सर इस सबसे जुड़ा हुआ, जो कि बर्नौली इक्वेशन वगैरह में देखा होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, इसको रेट ऑफ फ्लो मतलब कि मास वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम में जितना वॉल्यूम फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड A इंटू V। तो ये A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 ये सब लागू होता है स्टेडी फ्लो के लिए। तो उसके लिए जाहिर है रेनॉल्ड नंबर से उसको चेक किया जाता है कि इसका रेनॉल्ड नंबर अगर इससे 1000 के आसपास या उससे कम आ गया तो इसको हम लोग स्टेडी फ्लो मानेंगे, और उससे ज्यादा है तो ये टर्बुलेंट फ्लो मान लेंगे। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस पर भी देख लेते हैं, 10.11 है, तो उसमें जो है तुमको सबका वैल्यू दिया हुआ है, उसमें रेनॉल्ड नंबर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, डाटा तुम्हारा एक फ्लो है तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग, 10.11
हाँ डायमीटर है तुमको 1.25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0.48 लीटर पर मिनट। लीटर पर मिनट। तो ये क्यू दे दिया, क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, तो हमको तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इसमें है तुम्हारा v इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय एरिया। एरिया क्या होगा तुमको, पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये ना होगा। तो क्यू तुम्हारा कितना दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 इंटू कितना दिया हुआ है बोलो, 0.48 लीटर लीटर दिया हुआ है। तो इसको 10⁻³ कीजिए तो पर मीटर क्यूब हुआ। अब ये सेकंड में आया, पर सेकंड ना, लीटर पर सेकंड था ना, ये पर मिनट। मीटर पर मिनट है ये। और तो पर सेकंड के लिए इसको 60 सेकंड करना होगा। ये बाय में कितना कर दीजिए इसको, 60 सेकंड हो गया। ये क्या होगा तुमको, क्यू का वैल्यू हो गया। अब बाय में क्या हो गया, एरिया ना, एरिया में क्या हो गया, पाई इंटू डी स्क्वायर, कितना था डायमीटर, 25 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये होगा तुम्हारा मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा हमको। तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ई निकालेंगे। इसमें डेंसिटी गिवन होगा रो वी डी बाय एटा, यही इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो इसमें मतलब अब क्या, रो का वैल्यू दिया होगा डेंसिटी, वाटर है, कौन है, तो वाटर है तो डेंसिटी 10⁻³ हो गया। और भी का वैल्यू वहां से निकाल लेंगे। और डायमीटर दिया हुआ ही है, एटा भी तुम्हें दिया हुआ होगा, कितना होगा एटा का वैल्यू जो भी है, तो कितना आ जाता है इसका कैलकुलेशन करके वैल्यू कितना आएगा, 815। इसे स्टेडी फ्लो कह सकते हैं। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो स्टेडी फ्लो में ये हो गया तुम्हारा। तो ये यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेशन अपना कर लोगे। तो मैंने समझा दिया, क्वेश्चन को अपने से बना सकते हो इसको। तो ये तुम्हारा था आज का जो लेक्चर था, ये तुमको विस्कोसिटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसमें बताया गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 9 to मतलब चैप्टर नंबर 13 एस सी वर्मा का, जिसके में 9 to लेकर के 26 तक हैं। और तुमको विस्कोसिटी के जो क्वेश्चन है एस सी वर्मा बुक में, चैप्टर नंबर 12 में जाओगे, चैप्टर नंबर 12 जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो मटेरियल दिया हुआ है तुम्हारा, जिसमें कि इलास्टिसिटी वाला है तुम्हारा 12 में। विस्कोसिटी के लास्ट में, सबसे चैप्टर के लास्ट में 5 क्वेश्चन करीब दिए हुए हैं, उसको भी बना सकते हो। और इलास्टिसिटी के बाद जो 15-16 नंबर से सरफेस टेंशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको कि हम कल के लेक्चर में इसको क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है उसको कल के लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। तो जो पिछले चैप्टर 12 नंबर चैप्टर में पीछे से तुमको क्वेश्चन विस्कोसिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, और 13 नंबर एस में ये दिया हुआ है, और एनसीईआरटी का बुक में इस चैप्टर है ही, उसी के आधार पर सिलेबस ये तुम्हारा चल रहा है। तो ये तुम्हारा एक और टॉपिक बचा हुआ है जो कि हम अगले क्लास में हम लोग लेंगे, दैट इज सरफेस टेंशन। तो ये तुमको इस चैप्टर को इसको क्या कहते हैं, आज के लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को जो भी दिक्कत हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है राइज टू लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। तो इसी साथ लेक्चर को समाप्त किया जा रहा है। चलो।